डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी। हम पढ़ रहे थे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, उसमें से हमने कई तरह की पावर्स पढ़ ली थी। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उसमें से हमने एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ ली थी, जुडिशियल पावर पढ़ ली थी, पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट पढ़ ली था, संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। फाइनेंशियल पावर पढ़ ली थी कि राज्य के वित्त पर उसका कंट्रोल होता है, राज्य का धन का कंट्रोल होता है, देश के धन का पर कंट्रोल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पढ़ लिया था और इलेक्शन पावर हमने पढ़ लिया था। पावर एसोसिएटेड विद इलेक्शन, कौन कौन से इलेक्शनों में वो भाग लेता है, तो हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है वो राज्य पार्लियामेंट के सदस्य भाग लेते हैं। फिर हमने मिसलेनियस पावर पढ़े थे या अदर्स पावर पढ़े थे। उसमें से हमने एक पावर पढ़ा था कि वह जो है बोथ ऑफ द हाउस मिलकर के इम्पीचमेंट लाते हैं। इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग। और किस पे लाया जाता है महाभियोग? महाभियोग एक तो राष्ट्रपति पे लाया जाता है यानी प्रेसिडेंट, और एक सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन पर इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट जो है के द्वारा वो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए इम्पीचमेंट जो है वो पार्लियामेंट में ही लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह इम्पीचमेंट पावर के द्वारा संसद जो है वो क्या कर सकती है? प्रेसिडेंट को हटा सकती है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटा सकती है। ठीक है, और ये इसके लिए दो टू थर्ड मेजोरिटी से दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, इसके अलावा तो एक तो मिसलेनियस पावर में एक तो ये पावर हो गया आपके किस पे कि प्रेसिडेंट को हटाने का जो पावर है, रिमूव द प्रेसिडेंट एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, और सेकंड इंपीचमेंट पावर जो है, सेकंड मिसलेनियस पावर जो है वो है आपके डिक्लेयर द इमरजेंसी। डिक्लेयर द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी देखिए हमने बात की थी कि देश में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, ठीक है, हमने जब डेमोक्रेसी पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जब देश में ऐसी कंडीशन आ जाए, जब वॉर की स्थिति हो जाए, ठीक है, या अटैक हो जाए, फॉरेन अटैक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में देश को एकता के रूप में लाना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में देश में इमरजेंसी लग सकती है, और इमरजेंसी लगाने का काम जो है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को ये शक्ति है देश में आपातकाल घोषणा करने की। लेकिन इमरजेंसी के समय इमरजेंसी को जो है वो आगे बढ़ाने और उसको जो है क्लियरिफिकेशन करने का काम किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है। ठीक है, टू इंप्लीमेंट डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी डन बाय द प्रेसिडेंट। कौन डिक्लेयर करता है? याद रखना है आपको कहा जाए कि भाई ये डिक्लेरेशन कौन करता है इमरजेंसी का, तो डिक्लेरेशन तो करता है कौन? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसे परमिशन देने के जो काम है वो पार्लियामेंट करती है। ठीक है, बट इट इज नेसेसरी टू टेक परमिशन ऑफ बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। इमरजेंसी डिक्लेयर तो कौन करेगा? डिक्लेयर तो करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन उसको जो है परमिशन करने का काम, यानी 1 महीने के अंदर जो है उसकी परमिशन किसके द्वारा मिलनी चाहिए? पार्लियामेंट के द्वारा। इमरजेंसी की अगर परमिशन 1 महीने के अंदर नहीं मिले संसद के द्वारा तो वो जो है इमरजेंसी समाप्त हो जाती है, आपातकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संसद क्या करती है? आपातकाल को मान्यता भी प्रदान करती है, आपातकाल को जो है आगे बढ़ाने का भी काम संसद करती है। ठीक है, तो बोथ ऑफ हाउसेज को जैसे कि परमिशन लेनी जरूरी है। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर इमरजेंसी की डिक्लेरेशन और उसकी परमिशन, डिक्लेयर होने के 1 महीने के अंदर जो है उसकी परमिशन संसद से लेनी आवश्यक होती है। आफ्टर 6 months of if it is necessary to implement
इट अगेन। तो एक बार में अगर संसद ने परमिशन दे दी, अगर एक बार में संसद ने परमिशन दे दी तो हर 6 मंथ के बाद उससे री परमिशन की आवश्यकता होती है। हर 6 महीने के बाद उसे पार्लियामेंट से परमिशन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, क्या समझे कि देश में इमरजेंसी स्थिति होती है, आपातकाल की स्थिति, जब पूरे देश का शासन एक ही जगह से संचालित होता है, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रहता। ठीक है, तो इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, जब देश पे कोई बहुत बड़ा खतरा आ जाए, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, या फिर देश के अंदर जगह जगह लड़ाई झगड़े, इस तरह की कंडीशन उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे समय में क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर देगा कौन से इमरजेंसी सिचुएशन को। और इमरजेंसी सिचुएशन के समय क्या होगा कि उस समय पूरे देश का शासन एक जगह से चलता है। ठीक है, तो इस इमरजेंसी की डिक्लेरेशन तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन इसको जो है परमिशन देने का काम कौन करेगा, परमिशन मिलती है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट अगर परमिशन नहीं दे, एक महीने के अंदर परमिशन अगर पार्लियामेंट नहीं दे तो डिक्लेरेशन अपने आप खत्म हो जाती है, इमरजेंसी खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक बार परमिशन दे दी, लेकिन तो हर 6 महीने के अंदर उसे जो है फिर पार्लियामेंट की परमिशन आवश्यक होती है। उसे आगे 6 महीने और बढ़ाना है तो उसे पार्लियामेंट की परमिशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज नेसेसरी टू इंप्लीमेंट इट अगेन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, कांस्टेंट ऑफ बोथ ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड। अगर उसे जो जो इमरजेंसी को आगे बढ़ाया जाता है, एक बार में 6 महीने तक के लिए इमरजेंसी लग सकती है, संसद की परमिशन से 6 महीने इमरजेंसी लागू रह सकती है। फिर अगले 6 महीने अगर बढ़ाना है तो फिर जो है संसद के परमिशन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह हम ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक जो है इमरजेंसी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी। ठीक है, तो हर 6 माह के बाद संसद से परमिशन लेनी आवश्यक होती है। ठीक है, वैसे राष्ट्रपति डिक्लेयर करेगा, लेकिन 1 महीने के अंदर उसे जो है संसद से परमिशन की आवश्यकता होती है। एक बार परमिशन मिलने के बाद 6 माह तक जो है इमरजेंसी रह सकती है, फिर 6 माह बाद जो है फिर संसद से जो है डिक्लेरेशन की परमिशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके संसद की शक्तियां। ठीक है, 6-7 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे कि संसद की शक्तियां क्या है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या है, न्यायिक शक्ति क्या है, जुडिशियल पावर क्या है उसकी, कानून निर्माण संबंधी शक्ति क्या है, इलेक्शन संबंधी पावर क्या है, और मिसकलेनेंस पावर क्या है। ठीक है, तो हम तो संसद पढ़ रहे, तो संसद में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के संसद कहलाती है। इसका मतलब वो शक्तियां किसकी थी, दोनों की सामूहिक रूप से शक्तियां थी। ठीक है, लेकिन हमने अगर दोनों को सेपरेटली पढ़े, अपन किसको, लोकसभा और राज्यसभा की अगर सेपरेटली पावर पढ़े, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन मानी जाएगी, लोकसभा। क्योंकि लोकसभा क्या है, लोकसभा को जनता के द्वारा चुना हुआ सदन कहा जाता है। तो लोकसभा में वो प्रतिनिधि होते हैं जिसको जनता ने डायरेक्ट चुना है, इसलिए स्वाभाविक है कि पावर ज्यादा किसके पास होनी चाहिए, लोकसभा के पास होनी चाहिए। जबकि राज्यसभा को तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसे राज्यों का सदन कहते हैं। ठीक है, इसलिए उसके पास पावर कम रखी गई है। संविधान निर्माता ने जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने भी राज्यसभा की बजाय लोकसभा को अधिक पावरफुल बनाया है। एक तो लोकसभा की सदस्य संख्या भी राज्यसभा से 2 गुने से अधिक होती है। भाई लोकसभा की तो, राज्यसभा की तो 245 भी होगी, जबकि लोकसभा की कितनी होगी, 545 होगी, मैक्सिमम 552 हो सकती है। ठीक है, तो सदस्य संख्या भी लोकसभा की डबल रखी है। दूसरी बात, पावर भी लोकसभा को ज्यादा दी है। तो अगर हम सेपरेटली दोनों की पावर पढ़ें, पहले हम लोकसभा की पढ़ेंगे और फिर राज्यसभा की पावर पढ़ेंगे। तो सेपरेटली अगर पावर पढ़ें तो अगला हमारा टॉपिक होगा पावर्स या राइट्स। पावर्स कह दो या राइट्स कह दो, एंड ड्यूटीज ऑफ लोकसभा, ड्यूटीज ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा की शक्तियां व कार्य। ठीक है, तो हमने बात की थी कि लोकसभा
के सदस्यों को जनता डायरेक्ट चुनती है, यानी हमने जिस प्रतिनिधि को चुना है वो लोकसभा में बैठता है, दिल्ली जाकर के संसद में बैठता है, लोकसभा में बैठता है, तो स्वाभाविक है कि लोकसभा की पावर भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां हम केवल लोकसभा की पावर पढ़ेंगे, राज्यसभा की नहीं, संसद की नहीं। संसद में तो दोनों शामिल होंगे, लेकिन केवल लोकसभा की शक्तियां क्या है उसको हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पहला पावर है वो है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर, तो जैसे कि बात की थी कि लोकसभा में जो है, लोकसभा की जुडिशियल पावर के मामले में वैसे तो संसद का, राज्यसभा और लोकसभा इक्वल है कि कोई भी विधेयक, कोई भी बिल जो है लॉ बनने से पहले दोनों उसमें पारित होना जरूरी है। लेकिन अगर इन कानून बनाने के संबंध में भी लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं राज्यसभा के पास, क्योंकि हमने बात की थी कि बिल दो तरह के होते हैं, एक तो जो जनरल बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, और दूसरा बिल जो होगा वो आपके कहलाएगा फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल तो बाकी कोई भी काम जो है करने के लिए ऑलरेडी ऑर्डिनरी बिल है, लेकिन फाइनेंशियल बिल जो होगा जिसे धन विधेयक कहेंगे, उसका संबंध होता है वेल्थ से, धन से। तो यहां पर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल बिल जो है वो सबसे पहले कहां पर पेश किया जाएगा, वो लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल में भी अगर किसी तरह का मतभेद है तो उसमें भी हम कहेंगे कि सामान्य जो बिल है उसमें भी मतभेद है तो दोनों की ज्वाइंट बैठक होगी। हालांकि कोई विधेयक को तो दोनों सदन पास करेंगे, लेकिन उसमें भी पावर जो है फाइनेंशियल बिल के मामले में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, और ऑर्डिनरी बिल के मामले में भी पारित तो दोनों से होना चाहिए, लेकिन ऑर्डिनरी बिल भी में ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है। ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है, ज्वाइंट सेशन में राज्यसभा की तुलना में लोकसभा अधिक मजबूत होगी। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो लोकसभा की जुडिशियल पावर क्या है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन पार्लियामेंट कैन फॉर्म लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। तो हमने ये पहली बात कर ली थी कि पार्लियामेंट कौन कौन से विधेयक पर कानून बनाती है, कौन कौन से कानून बनाती है। तो एक तो यूनियन जो बिल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट उस पर कानून बना सकती है। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट जो है उस पर कानून बना सकती है। इंडिया की पार्लियामेंट कौन कौन से कार्यों पर कानून बना सकती है, तो एक तो संघ सूची के विषयों पर और एक समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इन सम ऑफ केस आल्सो इन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, और कभी कभी तो वो स्टेट लिस्ट की सूची पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, जो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली को होता है। राज्य सूची के विषय पर तो कानून राज्य सरकार, राज्य विधानसभा बनाए, लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो स्टेट लिस्ट की किसी कार्य को जो है यूनियन लिस्ट में डाल सकता है, यूनियन लिस्ट सरकार पार्लियामेंट को अधिकार दे सकता है। तो कभी कभी जरूरत होने पर वो जो है स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है। वैसे तो पार्लियामेंट कौन कौन से विषयों पर कानून बनाएगी, एक तो जो वो मामले जो यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं, और एक वो मामले जो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हुए हैं, लेकिन कभी कभी वो स्टेट लिस्ट के भी कानून बना सकती है। ठीक है, इन कॉन्स्टेक्ट टू सिंपल नॉन फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट दीज टाइप ऑफ बिल्स कैन बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा और राज्यसभा। तो मैंने बात की थी कि ऑर्डिनरी बिल अगर हैं या नॉन फाइनेंशियल बिल कह सकते हो इनको, नॉन फाइनेंशियल बिल, अगर बिल को टोटल कैटेगरी डिवाइड करें अपन, तो बिल जो है वो वैसे तो ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल ही होंगे, लेकिन एक टाइप का और बिल होता है, उस बिल को हम कहते हैं अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट बिल इसका मतलब संविधान में अगर संशोधन करना है तो एक बिल अलग लाया जाएगा। ठीक है, तो तीन टाइप के बिल हो गए, वैसे तो ऑर्डिनरी और फाइनेंस यानी नॉन फाइनेंशियल बिल और फाइनेंशियल बिल, और
एक तीसरे टाइप का और बिल होता है जिसको कहते हैं अपन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, यानी संविधान में अगर किसी धारा में संशोधन करना है, संविधान को बदलाव करना है, तो उसके लिए अमेंडमेंट बिल लाया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा कहां पर पावरफुल है? लोकसभा को देखिए, ध्यान रखना कि अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल ये बोथ हाउस में लाए जा सकते हैं, दोनों सदनों में लाए जा सकते हैं, यानी लोकसभा भी ला सकती है या राज्यसभा भी ला सकती है। कौन से बिल? ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इन दोनों बिलों को कौन, लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है। लेकिन फाइनेंशियल बिल सबसे पहले कहां लाए जा सकते हैं? फाइनेंशियल बिल सबसे पहले लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं, राज्यसभा में फाइनेंशियल बिल नहीं लाए जाते। ठीक है, जब वो लोकसभा में पारित हो जाए तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा। यानी फाइनेंशियल बिल अगर सबसे पहले प्रेजेंट कहां होंगे? केवल लोकसभा में। जबकि अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल दोनों बोथ हाउस में से कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी लोकसभा भी पहले ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है। कौन कौन से बिल? ऑर्डिनरी बिल यानी नॉन फाइनेंशियल बिल और अमेंडमेंट बिल लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है। ठीक है, लेकिन पास दोनों सदनों में होना चाहिए ये बिल। लेकिन फाइनेंशियल बिल सबसे पहले कहां लाए जा सकते हैं? लोकसभा में। और जब वो लोकसभा में पास हो जाए तो फिर वो राज्यसभा में जाते हैं। तो यहां तक याद रह जाएगा आपको। बिल, नॉर्मली बिल तो दो ही टाइप के होते हैं, एक और बिल होता है अमेंडमेंट बिल भी होता है, संविधान में संशोधन विधेयक होता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल और अमेंडमेंट बिल ये दोनों सदनों में किसी सदन में लाए जा सकते हैं, लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है। लेकिन फाइनेंशियल बिल जो है वो सबसे पहले कहां लाए जा सकते हैं? लोकसभा में लाए जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर वो पारित हो जाए, only after being passed from both of the house they will be sent to the president for the sign। जब ये बिल पास हो जाते हैं दोनों हाउस में, तो फिर ये बिल कहां जाएंगे? तीनों टाइप के बिल, तो ये फिर जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, और जब इन पे प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो बिल क्या बन जाते हैं? वो बिल बन जाते हैं लॉ। बिल क्या है? कानून से बनने की पहली प्रक्रिया। लॉ कानून बन गया, लेकिन कानून जब तक नहीं बनता जब तक बोथ हाउस में पारित होने के बाद बोथ हाउस उसको पास कर दे, फिर वो जाएंगे प्रेसिडेंट के पास और फिर प्रेसिडेंट भी उस पर साइन कर दे, तो वो बिल क्या बन जाएंगे? तो वो बिल बन जाएंगे लॉ। तब तक वो बिल ही कहलाता है। तो बिल नॉर्मली तीन टाइप के होते हैं, नॉन फाइनेंशियल बिल या ऑर्डिनरी बिल कह दो, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी संविधान संशोधक विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो ये दो बिल हैं, ये किसी भी सदन में ला सकते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी नॉन फाइनेंशियल बिल किसी भी सदन में, यानी लोकसभा भी ला सकती है, राज्यसभा भी ला सकती है। लेकिन फाइनेंशियल बिल सबसे पहले कहां प्रेजेंट होंगे? लोकसभा। ठीक है, और जब बिल, ये सभी टाइप के बिल दोनों सदनों में पारित हो जाए तो फिर वो जाएंगे प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दे, तो वो बिल क्या बन जाएंगे? लॉ बन जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये है जुडिशियल पावर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट कैन फॉर्म लॉ ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। संसद कौन कौन सी सूची पर कानून बनाती है? एक तो यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, और कभी कभी वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। एंड आल्सो शो द सब्जेक्ट टू द स्टेट लिस्ट। इन द सिंपल और नॉन फाइनेंशियल बिल, सिंपल बिल कह दो या नॉन फाइनेंशियल बिल कह दो, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है या संवैधानिक संशोधन विधेयक है, the constitution provide that these type of bill can be presented in Lok Sabha और राज्य सभा। It means both houses। अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल दोनों सदनों में कहीं भी आ सकते हैं, बट ठीक है, बट फाइनेंशियल बिल प्रेजेंट इन ओनली लोकसभा। ठीक है, but the constitution provide that these type of bill can be presented in the Lok Sabha। which bill? Financial bill। ठीक है, and then when the passed both of the house, Rajya Sabha and Lok Sabha,
ठीक है, आफ्टर द पास्ट फ्रॉम बोथ हाउस दे विल बी सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर द सिग्नेचर। और जब दोनों सदनों में ये बिल पास हो जाए, ठीक है, तो वो बिल जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, और जो प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो बिल बन जाते हैं लॉ। वो बिल यानी विधेयक कानून का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पावर हो गई जुडिशियल पावर। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर। वित्तीय शक्ति, धन संबंधी शक्ति। जैसे कि हमने बात की थी कि फाइनेंशियल बिल सबसे पहले कहां लाए जाते हैं। फाइनेंशियल बिल जो है वो सबसे पहले कहां लाए जाते हैं, लोकसभा में लाए जा सकते हैं। इसका मतलब लोकसभा में ही सबसे पहले धन संबंधी मामले आते हैं। धन संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश होते हैं, राज्यसभा में नहीं लाते। ठीक है, इस और बजट का जो प्रस्तुतिकरण है, बजट जो हमने पहले ही बात की थी, आय व्यय का लेखा, और बजट सबसे पहले बजट कहां पर पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश करता है। कौन करता है, देश का फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है। ठीक है, इसका मतलब देश के धन पर जो है वो पार्लियामेंट का नियंत्रण होता है, स्पेशली लोकसभा। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पावर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर टू द लोकसभा एंड द पोजीशन ऑफ राज्यसभा इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वीक। तो फाइनेंशियल पावर के मामले में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। किसकी तुलना में, राज्यसभा की तुलना में। राज्यसभा के पास तो बहुत कम शक्ति है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल बिल सबसे पहले कहां पेश होंगे, प्रेजेंट कहां होंगे, लोकसभा में। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल बिल जब लोकसभा ने पास कर दिया तो वो जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा को उस बिल को मना नहीं कर सकती। वो क्या करना है, 14 दिन के 14 डेज के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। अगर 14 डेज के अंदर राज्यसभा पास नहीं करे तो वो अपने आप ऑलरेडी पास माने जाएंगे। इसका मतलब फाइनेंशियल मामले में राज्यसभा जो है वो बहुत वीक स्थिति में होती है लोकसभा की तुलना में। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द लोकसभा एंड द पोजीशन ऑफ राज्यसभा इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वीक। फाइनेंशियल मामले में राज्यसभा की तुलना में लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109, फाइनेंशियल बिल का जो मामला है कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 109। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 109। द मनी बिल कैन ओनली बी प्रेजेंट इन द लोकसभा। आर्टिकल 109 क्या कहता है कि मनी बिल सबसे पहले कहां लाए जा सकते हैं, लोकसभा में। आर्टिकल 109 के अनुसार संविधान के 109 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार धन विधेयक या मनी बिल सबसे पहले कहां लाया जा सकता है, लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा में नहीं लाए जा सकते ये बिल। और इसके बाद आफ्टर बीइंग पास इन द लोकसभा ए मनी बिल सेंट इन द राज्यसभा। ये बात हमने पहले ही पढ़ ली कि लोकसभा में पास होने के बाद वो कहां जाएंगे, वो राज्यसभा में जाएंगे। अभी पढ़ा ना हमने, राज्यसभा में जाएंगे। अब राज्यसभा के पास मनी बिल के मामले में कोई पावर नहीं है। राज्यसभा क्या करेगी, उसे 14 दिन के अंदर उसे पास कर दे बिल को तब तो ठीक है, और नहीं करती है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी पास माने जाएंगे। इसका मतलब राज्यसभा के पास तो बिल्कुल पावर है ही नहीं। केवल 14 दिन तक किसी बिल को, किसी फाइनेंशियल बिल को रोकने का पावर है। 14 दिन के अंदर अगर वो रोक दे, पारित नहीं कर दे, पास नहीं करे तो वो ऑलरेडी पास माने जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्यसभा फाइनेंशियल पावर के मामले में बहुत वीक है लोकसभा की तुलना में। ठीक है, तो व्हेन द मनी बिल सेंड टू राज्यसभा after the passing by the Lok Sabha within 14 days it to receipt. ठीक है, राज्यसभा it is mandatory for the Rajya Sabha to return this bill of the Lok Sabha within 14 days in its receipt. तो जब कोई भी मनी बिल लोकसभा ने पास कर दिया, सबसे पहले प्रेजेंट भी लोकसभा में होंगे पहली बात, और जब उसको लोकसभा ने प्रेजेंट पास कर दिया, लोकसभा क्या कर रही है, पास कर देती है। अब वो कहां जाएंगे, अब वो बिल जाएगा, मनी बिल कहां जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा क्या करेगी, उसको
राज्यसभा के पास मात्र उसे 14 डेज तक रोके रखने का अधिकार है। अगर 14 डेज में उसे पास नहीं करे तो वो ऑलरेडी पास माने जाएंगे। हो गए ना वीक पोजीशन। ठीक है। द राज्यसभा कैन एडवाइस टू मेक अमेंडमेंट इन द बिल। राज्यसभा क्या कर सकती है, वो उसमें कुछ एडवाइस दे सकती है, साहब ऐसा कर दो, इस बिल में ये कमी है। राज्यसभा केवल एडवाइस दे सकती है लोकसभा को कि साहब इसमें ये चेंज कर दो। अब लोकसभा चाहे तो उसको चेंज करे, अब उसकी मर्जी पर निर्भर है। लोकसभा चाहे तो चेंज करे या राज्यसभा की बात माने, और न चाहे तो नहीं भी माने, कोई जरूरी नहीं, कोई मानना जरूरी नहीं राज्यसभा की बात। ठीक है। तो द बिल इज लोकसभा विद इन 14 डेज इन द इट्स रिसेस। द राज्यसभा कैन एडवाइस टू मेक अमेंडमेंट इन द बिल, बट द एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस डिपेंड्स स्लोली इन द डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बाय द लोकसभा। लेकिन राज्यसभा उस बात को माने कि नहीं माने वो उसकी मर्जी पर निर्भर करती है। जो लोकसभा ने चेंज किया है, जो बिल में जो इंप्रूवमेंट किया है ना, जो अपनी तरफ से सजेशन दिया है, उस सजेशन को लोकसभा माने या नहीं माने वो उसकी मर्जी पर निर्भर करती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल पावर किसके पास अधिक है, लोकसभा के पास या राज्यसभा के पास? लोकसभा के पास, क्योंकि लोकसभा ही सबसे पहले मनी बिल को लाती है। इसके अलावा राज्यसभा जो है मनी बिल 14 दिन के अंदर राज्यसभा में पास होना जरूरी हो जाता है, ये इसको बाध्यता है, नहीं पास करे तो अपने आप ही पास माना जाएगा। ठीक है। नंबर 3, पावर ऑफ कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका पर जो नियंत्रण है, एग्जीक्यूटिव में हमने पढ़ा था किसको उसको शामिल करते हैं, प्रेसिडेंट को प्लस प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यानी मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के पास एग्जीक्यूटिव पावर, रियल एग्जीक्यूटिव पावर होता है। ठीक है। तो उसको लोकसभा कैसे कंट्रोल करती है? हमने बात की थी कि लोकसभा जब तक चाहे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने पद पे बना रह सकती है। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ गया, नॉन कॉन्फिडेंस अगर आ गया कि हमें आप पर विश्वास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को 5 साल से पहले ही त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ठीक है। जब तक लोकसभा में विश्वास है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का, तब तक ही वो अपने पद पे बने रहते हैं। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ गया, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव आने का मतलब हमें आप पे विश्वास नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकसभा जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पार्लियामेंट। ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है? रेस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के, स्पेशली लोकसभा के प्रति। वैसे तो पार्लियामेंट के प्रति होती है, लेकिन स्पेशली लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। इसका मतलब क्या होगा कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस ओनली टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द लोकसभा। जब तक लोकसभा में उसका बिलीव है, विश्वास है, लोकसभा जब तक चाहे तब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने पद पे बने रह सकते हैं। और लोकसभा ने जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए तो प्रधानमंत्री को भी त्यागपत्र देना है। इसके अलावा फाइनेंस बिल जो है, आपके बजट भी लोकसभा में पेश करते हैं वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। राज्यसभा में नहीं पेश करते हैं। ठीक। तो एक एक रुपए का कंट्रोल, नियंत्रण जो है वो इस पर होता है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार पर भी नियंत्रण रखने का काम लोकसभा करती है। नंबर 4, पावर्स related to
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पावर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये हमने पूरी बात कर ली थी कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा के, सरकार, पार्लियामेंट के पास होती है, संसद के पास होती है। लेकिन अमेंडमेंट के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों इक्वल है, इसमें कोई मजबूत नहीं है, दोनों बराबर है। कैसे मजबूत, कैसे बराबर है? कि अगर कोई अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, कौन सा बिल? संविधान संशोधन अगर विधेयक है, देश के संविधान में संशोधन करना है, तो उसको बोथ हाउस के द्वारा पास किया जाना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस में से कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा भी ला सकती है, राज्यसभा भी ला सकती है। ठीक है। अब लाने के बाद उसे पास करने के लिए दोनों सदन, दोनों हाउस अगर चाहे तो वो पास होगा। लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा रोक सकती है, और राज्यसभा ने पास कर दिया तो लोकसभा रोक सकती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मामले में दोनों की जो पावर है वो क्या है? इक्वल पोजीशन पे, दोनों समान शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों समान शक्तियां रखते हैं। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि द लोकसभा इज हैज टू राइट द मेक अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द राज्यसभा। लोकसभा संविधान में संशोधन कर सकती है राज्यसभा की सहमति से, अनुमति से। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, देश के जो संविधान में संशोधन करने का जो पावर है, कौन से आर्टिकल में दर्ज है? आर्टिकल 368। संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में? 368 में, 368 में। ठीक है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्क ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डन बाय द पार्लियामेंट अलोन। संविधान में संशोधन करने के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की जो पावर्स है वो इक्वल है। ठीक है। तो इस तरह हमने 4 पावर आज पढ़ ली है: जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, पावर टू कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव, और पावर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार ये हो गई संसद या लोकसभा की शक्तियां। कुछ 2-3 पावर्स और हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।